नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आगामी 11 फरवरी को होने वाली आरओ की परीक्षा में हिंदी से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर आपको हिंदी के मॉक टेस्ट व रिवीजन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 60 में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक है। ऑप्शन है प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी, प्रतिकूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतियोगी यह सहयोगी का बिल्कुल उचित विलोम शब्द है, लेकिन आगे ऑप्शन को देखते हैं। प्रतिद्वंदी यह भी सहयोगी का विपरीत है, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में आपको मिलते हैं तो आपको प्रतियोगी को चुनना है, जैसा कि आयोग का मानना है। अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिकूल अनुकूल का विलोम होता है। प्रतिद्वंदी ये भी सहयोगी का विलोम होता है। प्रतिरोधी ये चालकता का विलोम होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, असीम का विलोम होगा। असीम का उचित विलोम दोस्तों, जैसा कि आपको ऑप्शन से दिख रहा है, संकुचित, सुसीम, सीम, ससीम। तो असीम का सही विलोम होगा ससीम। इसे मार्क करते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है, मग्न का उचित विलोम होगा। ऑप्शन है खुश, दुखी, प्रसन्न, दुख। तो खुश और प्रसन्न तो दोस्तों देखो मग्न के ही समानार्थी हैं। दुखी इसका सही उचित विलोम होगा। अब बात आती है चौथे ऑप्शन की, दुख। यह सुख का विलोम होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कीर्ति का सही विलोम होगा। ऑप्शन है सुकीर्ति, अकीर्ति, उपकीर्ति और अपकीर्ति। तो दोस्तों, कीर्ति का सही विलोम होता है अपकीर्ति। चलो आगे बढ़ते हैं। ओछा का विलोम है। ओछा बहुत छोटी बात वाला, गंभीर, नीचा, अनुदार, आदरणीय। तो इसका उचित विलोम होगा गंभीर। आगे ऑप्शन देखते हैं। नीचा ऊंचा का विलोम होता है, अनुदार उदार का विलोम होता है और आदरणीय अनादरणीय का उचित विलोम होता है। अगला प्रश्न है, अनुग्रह का सही विलोम होगा। अवज्ञा, प्रतिकूल, दंड, अपकार। अनुग्रह का सही विलोम जो है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों दंड। अवज्ञा आज्ञा का सही विलोम होता है। प्रतिकूल अनुकूल का सही विलोम होता है और अपकार उपकार का सही विलोम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रथित का उचित विलोम होगा। व्यक्त, विकीर्ण, स्थैर्य, प्रकट। तो बच्चों, व्यक्त, विकीर्ण, स्थैर्य, प्रकट में से हमें ग्रथित का उचित विलोम चुनना है। इसका उचित विलोम होता है विकीर्ण। आगे बढ़ते हैं। उन्मत्त का उचित विलोम होगा। स्थिरचित, विनत, अकच, पतन। तो बच्चों, उन्मत्त का उचित विलोम स्थिरचित होता है। उम्मीद है आपके सारे प्रश्न सही जा रहे होंगे। ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। विनत ये उद्धत का सही विलोम होता है। अकच कच का होता है। पतन उत्थान का सही विलोम होता है। आगे देखते हैं। तर्कानुकूल का उचित विलोम होगा। कल्पित, नामाकुल, निर्लिप्त, अभिक्षुब्ध। कल्पित बच्चों यथार्थ का उचित विलोम होता है कल्पित। नामाकुल तर्कानुकूल का बिल्कुल सही उचित विलोम है। निर्लिप्त संलिप्त का विलोम होता है। अभिक्षुब्ध विक्षुब्ध का विलोम होता है। आगे देखते हैं। पर्वत का विलोम है पृथ्वी, आकाश, बादल, सागर। तो बच्चों, पर्वत का सही विलोम है सागर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, जल्दी में हम इसका कुछ न कुछ गलत कर सकते हैं। अब बच्चों आगे प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। अब हमें एक शुद्ध वाक्य को चुनना है। सबसे अच्छी बात है कि हम प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर हमने प्रश्न को गलत पढ़ लिया तो हमारे उत्तर भी गलत होंगे। पहला ऑप्शन है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए।
दूसरा है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। अगला है वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अगला है सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। तो बच्चों इसमें से सबसे शुद्ध जो वाक्य है वह है पहला वाला, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। अब देखते हैं इनमें गलती क्या है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं यानी कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है और यहाँ पे वो वह का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पे वह गलत है, इसकी जगह वे जा सकते हैं होगा। वह 7वें नहीं होता दोस्तों, 7वीं होता है, यहाँ 7वीं गलत है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, में सरयू और नदी दोनों शब्दों का जो प्रयोग है वो अनुचित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, हमें शुद्ध वाक्य चुनना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है चहार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। दूसरा ऑप्शन है उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसमें क्या है। चहार दीवारी नहीं होता दोस्तों, ये होता है चहार दीवारी। तो ये गलत हो गया। अगला है उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। उपरोक्त नहीं होता, ये होता है उपर्युक्त। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, इसमें शिक्षणेतर की जगह आएगा शिक्षणेतर, इसमें आएगा शिक्षणेतर, तो शिक्षणेतर भी गलत होगा। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो इसमें कुछ भी त्रुटि नज़र नहीं आ रही, तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही होगा, हमें सही वाक्य ही चुनना था। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य का अशुद्धि स्पष्ट करें। हमें इसमें अशुद्ध वाक्य को चुनना है। पहला है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाक्य सही नहीं है। दूसरा है विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, सजा कोई विदेशी शब्द भी नहीं है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल सही है। दंड और सजा एक साथ नहीं आएंगे, एक ही बात है दोनों की, या तो दंड आएगा या सजा आएगी, और अगला भी गलत होगा, तो ये वाला हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। दोस्तों मुक्त कंठ से बड़ाई की। अगला है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। मुक्त कंठ से ये गलत है। मुक्त कंठ से, मुक्त कंठ का मतलब ही मुक्त कंठ से होता है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, इसमें प्राणी मात्र के साथ समस्त जो शब्द है वो अनुचित है। आपकी आयु 40 वर्ष है, इसमें आयु की जगह अवस्था का प्रयोग अधिक उचित होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य को चुनिए। पहला है इसका उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अगला है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तमाम देश में यह बात फैल गई। तो दोस्तों देखो उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, इसमें कुछ गलत नहीं आ रहा, ये सही हो सकता है। पहले हम आगे के ऑप्शन को देख लेते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, बाघ और बकरी पानी पीती है, ये यहाँ गलत है, पानी पीते हैं होगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, इसमें प्रकट का उपयोग अनुचित है, आपत्ति की ही सही है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई, यहाँ शुद्ध होगा, तमाम का प्रयोग इसमें अनुचित है, तो इसमें पहला वाक्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो अनेकों का प्रयोग इसमें अनुचित है, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, हमें इसमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, हम हीरे के मूल्य को नाप नहीं आंक सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, इसमें केवल का प्रयोग अनुचित है, आप इतना ही काम कर दीजिए, ये सही होगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न को ध्यान से देखो, इसमें शुद्ध नहीं अशुद्ध पूछा है। पहला है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो दोस्तों, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये बिल्कुल सही लग रहा है, अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। हमें इसमें अशुद्ध वाक्यों को चुनना है मित्रों, ध्यान रखना। एक गुलाब की माला खरीद लेना, यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि एक गुलाब की कभी माला नहीं बनती। यहाँ एक का प्रयोग अनुचित है, बल्कि गुलाब की एक माला अगर बाद में एक आता तो ये सही भी हो सकता था। यहाँ पे ये वाक्य हमारा अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, हमें उसे चुनना है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। इस बात का स्पष्टीकरण, दोस्तों स्पष्टीकरण का मतलब होता है स्पष्ट करना, यानी कि इसमें करना का जो प्रयोग है वो बिल्कुल अनुचित है। प्याज तीखा होता है, ये बिल्कुल सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये वाक्य भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये भी सही है। तो हमारे अशुद्ध वाक्य हमें मिला पहला वाला, इस ऑप्शन का पहला ही आंसर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। पहला ऑप्शन देखते हैं, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन नहीं होता, ये अधीन होता है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, मित्रों ये निरपराधी नहीं, निरपराध, निरपराध होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, मुक्त हस्त मतलब खुले हाथों से दान दिया, ये वाक्य बिल्कुल सही है, हमें शुद्ध वाक्य ही चुनना है। उसने पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों यहाँ पे ये पैतृक शब्द गलत है, पैतृक को हम ऐसे न लिख के ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके पैतृक को लिखा जाएगा इसमें, और ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मन कामना पूरी हो, मनीषगण मेरी बात पर ध्यान दें। दोस्तों ये थोड़ा सा त्रुटि हो गई है, इसमें शुद्ध नहीं अशुद्ध वाक्य को चुनना है हमें। और मनीषगढ़ मेरी बात का ध्यान दें, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। आपकी मन कामना पूरी हो, ये भी शुद्ध है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक होती है, ये भी शुद्ध है। इसमें हमें अशुद्ध को छांटना है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा। ये सब आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अनेकों नहीं आएगा, इसमें ये अशुद्धि है, और हमें अशुद्ध वाक्य को ही इसमें चुनना है। यहाँ पर थोड़ी सी ये त्रुटि हो गई है, इसमें अशुद्ध आएगा। अगला है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। अब दोस्तों हमें एक शब्द ढूंढना है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्युक्त, विवृति, प्रत्युत्तर, प्रत्युच्चार। तो दोस्तों इसमें उचित उत्तर हमारा होगा प्रत्युक्त। ऐसा वाक्य जिसका हमने उत्तर देकर खंडन किया है उसे प्रत्युक्त बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है, विदुषी, अलच्छा, असूर्यमपश्या, शास्त्राज्ञा। दोस्तों देखो, विदुषी, अलच्छा, असूर्यमपश्या, शास्त्राज्ञा। अब हम अगर जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, अगर इसे संस्कृत में देखें तो असूर्यमपश्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। विदुषी विद्वान महिला होती है, शास्त्राज्ञा वो भी शास्त्रों में निपुण होती है, इसका सही है असूर्यमपश्या। अगला प्रश्न है, अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ दोस्तों अज्ञ से बना है अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब जो कुछ भी नहीं जानता हो, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा पहला वाला, जो कुछ भी नहीं जानता हो। दूसरा ऑप्शन है, जो सब कुछ जानता हो, ये हो जाएगा सर्वज्ञ। जो थोड़ा बहुत जानता हो, ये हो जाएगा अल्पज्ञ। जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, ये वैसे ही ऑप्शन दे दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है, शुकवि, रससिद्ध कवि, महाकवि, आशु कवि। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको कहते हैं आशु कवि। महाकवि कहते हैं महान कवि को, और रससिद्ध कवि कहते हैं जिसकी कविताओं में ज़्यादा रस हो। शु कवि कहते हैं अच्छे कवि को।
अगले प्रश्न को देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। तो दोस्तों जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। आशातीत वो होता है जो आशा से परे होता है, यानी कि आशा से बहुत अधिक। आशान्वित वो होता है जो आशा में बंधा हुआ तो है। और प्रत्याशा वो होता है जिसके लिए आशा की गई हो। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा चकित, देखते रहना, बेपलक, निर्निमेष। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों निर्निमेष। चकित होता है किसी को देख के चकित हो जाना, भौचक्के के रह जाना। देखते रहना इसका सही उत्तर नहीं है। बेपलक, बिना पलक के, ये भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर है निर्निमेष। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। धरोहर, पहले ऑप्शन को देखते हैं। धरोहर दोस्तों वो चीज़ होती है, वो अमानत होती है जो किसी दूसरे की होती है और दूसरे के पास रखी हुई होती है। उत्तराधिकृत वो होता है जो उत्तराधिकार के लिए नियुक्त किया गया हो, उत्तराधिकार के लिए उसे नियुक्त किया गया हो। और रिक्त होती है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन रिक्त। परिसंपत्ति होती है किसी संस्था या कोई सरकारी चैरिटी की संपत्ति। अगले प्रश्न को देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों शायद इसे तो आप जानते होंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। अगला प्रश्न है। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, अभाषी। तो दोस्तों कम बोलने वाला, कम मतलब मित, तो इसका सही उत्तर होगा मितभाषी। मृदुभाषी मीठा बोलने वाला होता है। जो तोला न जा सके के लिए एक शब्द है अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमेय। तो दोस्तों जो तोला न जा सके उसका सही उत्तर होता है अपरिमेय। ये बिल्कुल सही होगा। अनुमेय, परिमेय और विनिमेय नहीं होगा। अगला प्रश्न है। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। पहली बात तो हमें इसमें असंगत युग्म को चुनना है। और दूसरी बात दोस्तों मैं तत्सम और तद्भव के बारे में कुछ बताऊं। तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के यों के त्यों उठा लिए गए शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द थोड़े से रूपांतर होते हैं या कुछ हिंदी टाइप के शब्द होते हैं। अब आपको देखना है जो शब्द बिल्कुल संस्कृत जैसा लगे उसे आपको तत्सम में जाना है, और जो थोड़ा सा हिंदी जैसा लगे वो आपको तद्भव समझना है। तो आप ऑप्शन को देख के भी थोड़ा सा अनुमान कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है पत्र, पर्ण, चक्र, चक्का, छत्र, छत, चैत्र, चैत। तो दोस्तों देखो चैत्र संस्कृत का है, चैत हिंदी में है। ये हमारा तत्सम तद्भव सही है। छत्र का छत होगा, ये भी सही है। चक्र का चक्का, ये भी सही है। लेकिन पत्र और पर्ण दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये असंगत है, ये सही युग्म नहीं है। अगला प्रश्न है। आदर्शिका का तद्भव है अदरक, आदर्श, आँच, आरसी। तो दोस्तों आदर्शिका का तद्भव होता है आरसी। ये बिल्कुल सही है। आँच अर्ची का होता है, अदरक आद्रक का होता है। इनके तत्सम अलग होते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दूध, हाथ, आम, काष्ठ। अब इन्हीं ऑप्शनों में आप देख सकते हैं दूध, हाथ, आम बिल्कुल हिंदी जैसे शब्द लग रहे हैं, ये तद्भव हैं। और काष्ठ संस्कृत भाषा का शब्द लग रहा है, ये तत्सम है। इसका सही उत्तर होगा काष्ठ। अगला प्रश्न है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी। पहले तो देखो दोस्तों ये जो सारे शब्द हैं ये घोड़ा के ही समानार्थी शब्दों को उठा लिया गया है। अश्व भी घोड़ा होता है, घोटक, तुरंग, बाज भी घोड़ा ही होता है। लेकिन अब हमें कुछ ऐसा शब्द देखना है जो घोड़ा से सीधा रिलेट हो। तो आयोग ने इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन घोटक को चुना है। अगर आपको ऑप्शन में ये सारे आंसर मिलते हैं तो आप घोटक को ही चुनें। अगला प्रश्न है। गोधूम का तद्भव शब्द है गोत, गोद, गेहूं, गोह। तो गोधूम मेरे प्यारे बच्चों, गोधूम का मतलब होता है गेहूं।
गोधूम तत्सम है, इसका तद्भव सही है गेहूं। आप इसे समझ के जाएं, पढ़ के जाएं। एक अगला है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है पंक्ति, पंख, पंद्रह, पंगत। इसमें हमें तत्सम ढूंढना है, तो इसका तत्सम पहला ही सही है, पंक्ति। ये बिल्कुल तत्सम शब्द है, आपका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है जोगी, जोवन, जमाई, यौवन। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, जोगी, जोबन, जमाई जैसे जितने भी शब्द ज़्यादातर हैं, ज़्यादातर मैं सारे शब्दों की नहीं कहूँगा, वो ज़्यादातर तद्भव में आते हैं। और य से जो है यौवन, तो ये तत्सम में आता है। तो इसमें सही जो आपका उत्तर है वो है यौवन। वैसे भी जो जोगी है उसका तत्सम योगी होता है, जौवन का तत्सम यौवन होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अंगना, गयंद, अंगी, वानर। अब वही एक छोटी सी ट्रिक है आपकी, आप ऐसे देखेंगे हिंदी जैसा शब्द हो, संस्कृत जैसा शब्द, थोड़ा सा तो आपको ऑप्शन देख के भी पता लग रहा होगा। अंगना ये पुराना शब्द है, संस्कृत भाषा का है, आंगन कहते हैं। बानर, बानर को भी आज बंदर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, तद्भव ढूंढना है तो गयंद। अगला है, चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ, चतुर्थ। तो चौथा का जो तत्सम है वो होता है चतुर्थ। चतुर्थ उसका बिल्कुल सही उत्तर है। चतुष्पद जिसके चार पैर यानी कि चौपाई, चतुष्काठ चारपाई, ऐसे इनके अलग हैं। चौथा का जो तत्सम है वो चतुर्थ होगा। अगला है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती तत्सम देखना है, किसका तत्सम है हस्ती? हाथ का, हार का, हाथी का या हंसी का? तो दोस्तों हस्ती संस्कृत भाषा का शब्द है और हाथी को ही संस्कृत में हस्ती कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हाथी। अगला प्रश्न है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पांडु शब्द है ना, इसे विशेष्य और विशेषण ये दोनों के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, विशेषण और विशेष्य दोनों। अगला प्रश्न है, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये कोई शब्द को देखकर आप प्रश्नवाचक में मत चले जाना। कोई आदमी आया है, इस वाक्य से हमें पता नहीं लग रहा कि कौन आदमी आया है, यानी कि इससे अनिश्चयवाचक है ये। तो इसका सही उत्तर होगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा विहित है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। तो दोस्तों 100 गुना लंबा, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 100 गुना यानी कि इसमें गुने की बात हो रही है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, यानी हर बार, बारंबार। इसमें आवृत्तिवाचक हो रहा है, ये आवृत्तिवाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्रमवाचक होता है। 1, 2, 3, 4, 5 ये गणनावाचक होता है। किसी चीज़ को अगर हम गिनती कर सकते हैं तो वो गणनावाचक है। 4 केले, 5 पशु, ये गणनावाचक में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। इसमें तो दोस्तों आपको ऑप्शन देख के ही आंसर पता लग रहा होगा। खेलना से जो बना विशेषण है वो है खिलाड़ी, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है। अब हमें इसमें विशेषण नहीं है, ये ध्यान दीजिए, हमें इसमें विशेष्य को ढूंढना है। अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। तो दोस्तों विशेषण नहीं है यानी कि विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या संज्ञा होता है किसी चीज़ का नाम। तो इसमें आपको पढ़ते ही पता चल रहा होगा कि किसी वस्तु का नाम अचार होता है। तो ये अचार ही विशेषण नहीं है, बाकी के सारे विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो दोस्तों प्रताप सिंह का घोड़ा, घोड़ा इसमें विशेष्य क्या है? घोड़ा,
ये शब्द है घोड़ा, ये विशेष्य है। और घोड़ा विशेष्य के बाद विशेषण अगर आए तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, विधेय विशेषण। अगर जैसे काला घोड़ा होता तो विधेय विशेषण नहीं होता, लेकिन घोड़ा के बाद शब्द आ रहा है काला, विशेषण विशेष्य के बाद आ रहा है, तो ये विधेय विशेषण कहलाएगा। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। देखो तीन चीज़ों में सुंदर शब्द आ रहा है, तीन ऑप्शन में, सुंदर सुंदर सुंदर। सुंदर तो विशेषण होता है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, हमें अशुद्ध को ढूंढना है। सुंदरी कोई विशेषण नहीं होता, इसलिए सुंदरी लड़की वाला जो ऑप्शन है ये अशुद्ध विशेषण है। अगला प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, विशेषक। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य, यानी जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, यानी संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा विशेष्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है, इस बार हमें विशेषण नहीं विशेष्य को चुनना है। विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। देखो ऑप्शन को ध्यान से देखो, जो विपन्न है वो विपत्ति का विशेषण होता है, और जो वादी है वो वाद का विशेषण होता है, और जो विशिष्ट है वो विशेष का विशेषण होता है। लेकिन जो मानस है वो अपने आप में विशेष है, उल्टा इसका विशेषण जो होता है वो मानसिक होता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो दोस्तों इस वाक्य में आप देख सकते हैं, आपके सामने है, इस वाक्य में 4 विशेषण हैं। अब आप देखोगे कौन कौन से। देखो आदमी की विशेषता वह शब्द बता रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये वाक्य को जोड़ रहा है, एक विशेषण ये हो गया। एक है आपके घर आया, घर ये भी संज्ञा होता है, इसकी विशेषता आपके बता रहा है, ये भी एक विशेषण हो गया। और बहुत बड़ा ठग है, यहाँ पे बड़ा जो शब्द है ये विशेषण हो जाएगा। तो 4 विशेषण हो गए। इसमें दोस्तों ध्यान रखना है बहुत विशेषण नहीं होगा ये, क्योंकि ये तो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण नहीं होगा, ये प्रविशेषण होगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक, उदक, धूसर, थलचर। खनक, खनक दोस्तों चोर ही होता है, इसलिए चोर का सही पर्यायवाची हो जाएगा खनक। जैसे उदक है दोस्तों आपको पता होगा ये जल का होता है, धूसर है ये गधा का होता है, ये सब आप जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बिजली का पर्याय है सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। दोस्तों आपको पता चल रहा होगा, सरवरी आप जानते हो किसे कहते हैं, सरवरी रात को कहते हैं, रात। तनया, तनया किसको कहते हैं आप जानते ही हो, तनया बेटी को कहते हैं, बेटी, बेटी। रमणी, रमणी आप जानते हो दोस्तों, रमणी कहते हैं नारी को। अब एक ही बचा, यानी कि दामिनी, दामिनी बिजली का पर्याय है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दामिनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चंद्रहास का पर्यायवाची है। आपने चंद्रहास खड़ग का भी नाम सुना होगा, चंद्रहास, खड़ग, तलवार, ये सब तलवार के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तलवार। अगला प्रश्न है, हुताशन का पर्यायवाची है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इसको आप अच्छे से समझ के जाइएगा। हुताशन मतलब ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक, चंचरीक होता है दोस्तों भौरा, यानी कि भ्रमर, तो इसका सही पर्यायवाची हो जाएगा भ्रमर। ठीक है। अगला प्रश्न है, तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर तो आप जानते ही हैं दोस्तों, अंधेरा या अंधकार, तो इसका ऑप्शन प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। प्रकाश होगा नहीं, रात्रि होगी नहीं, रात्रि दोस्तों रजनी, निशा ये अलग होते हैं इसके, लेकिन तिमिर होता है अंधेरा या अंधकार, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा अंधकार। अगला प्रश्न है, जीव का पर्यायवाची है वचन, रचना, ध्वनि, जीव, तो दोस्तों जीव का सही पर्यायवाची है रचना, इसे आप याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है
दोस्तों अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होता है औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। इसमें से हमें चुनना है, तो इसका सही पर्यायवाची है पार्वती। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है, यहाँ हमें ध्यान देना होगा। इला, अचला, अचल, अवनी। देखो इला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, अवनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, लेकिन ये जो अचल है ना, ये पर्वत का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन अचल। अगला प्रश्न है दोस्तों, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो खर गधा का पर्यायवाची होता है, तिनका का पर्यायवाची होता है, तेज का भी पर्यायवाची होता है। ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा दुष्ट, पहला ऑप्शन। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों मैं आपके लिए इसी चैनल पर हिंदी भाषा का क्विक रिवीजन क्लास लेके आऊँगा, जिसमें पर्यायवाची, विशेष विशेषण, तत्सम तद्भव, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, यानी कि जो आर ओ के 6 टॉपिक होते हैं, सारे के सारे टॉपिक का क्विक रिवीजन के लिए नोट्स भी मिलेगा और उसे एक्सप्लेन भी किया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।